सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। पूरा कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहे होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही साथ पूरा कर लिया होगा, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर इन डिटेल इन डेप्थ सब चीज़ें यहाँ पर कवर करी जा रही होंगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करते हैं फिर शुरू से, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, कोई नया चैप्टर नहीं है, हम इससे पहले भी फेमिलियर है। हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा होता है ना। 4th चैप्टर केमिस्ट्री का आई गेस 9th क्लास के होता है, जहाँ हमें एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पता होता है ना। वहाँ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ाते हैं। यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में मतलब सीधी सीधी बात है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है ना। एटम का स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक मतलब एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है सर? एटम के स्ट्रक्चर में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बनता है ना। पूरा चैप्टर रिलेट करा दूंगा, ध्यान से सुनना बस। एटम के स्ट्रक्चर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे पूरा का पूरा एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इस तरीके के बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर मिलता है। जैसे न्यूट्रिनो भी आता है, मीज़ोन भी आता है, पॉजिट्रॉन आता है। बहुत सारे इस तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से फंडामेंटल पार्टिकल का दर्जा हम मेनली 3 ही चीज़ों को देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसका मतलब ये है कि वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, न्यूट्रिनो, मीज़ोन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन इनमें से बेसिक जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मतलब अगर इस दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें बाकी चीज़ें होना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होंगे ही होंगे, इसलिए फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब सर पढ़ लेंगे उनके बारे में, लेकिन उनकी डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में भी जानेंगे फिर भाई, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुनिया है ना। इस दुनिया में घुसने के लिए, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की दुनिया में घुसने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। और वो हम करना क्या वाले हैं, हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं, है ना। तो एक कितना डेप्थ में चैप्टर है एक तरफ से अगर सोचा जाए तो। इतनी चीज़ें हमारे आसपास हैं, हर किसी में एटम है, उसके अंदर क्या है उसको हम ना सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि उसको बेसिक से जान रहे हैं कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चार्ज कैसे निकला, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो फिर हम अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स को देखेंगे। मतलब हमें पता चल गया कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उनका चार्ज पता कर लिया। अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि उनका वो जो हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल ढूंढे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनका अरेंजमेंट कैसा है एटम के अंदर, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल्स। उसमें अलग अलग मॉडल्स आएंगे, जिसमें मेनली हमें यहाँ फोकस करना होता है बोहर के मॉडल में, है ना। बोहर के मॉडल में यहाँ मेनली फोकस करना होता है। जब हम एटॉमिक मॉडल्स को पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बहुत सी चीज़ें फिर बचेंगी। डी ब्रोगली आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं जो हमें लाइन बाय लाइन कवर करनी है। अभी मैं बताते जाऊँगा, एक लंबी सी कहानी हो जाएगी, है ना। अच्छे से रिलेट करते जाऊँगा, टॉपिक वाइज यहाँ पर लिखा रहा हूँ। वैसे तो डिवाइड करने जाओगे बहुत से टॉपिक हैं, मैं मेजर 8 टॉपिक यहाँ पर आपको लिखा दूंगा, है ना। 8-9 टॉपिक जितने भी होंगे, और उन टॉपिक के अंदर फिर छोटे छोटे टॉपिक्स का सब डिवीज़न होगा, लेकिन वो डिवीज़न इस तरीके से होगा कि आप ईजिली रिलेट कर जाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब टॉपिक्स टू बी कवर्ड में सबसे पहले देखते हैं भाई, क्या देखते हैं। पहला टॉपिक कौन सा है सर? पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। आई होप ये बहुत सारा छोटा ना दिख रहा हो, है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना। एक ब्रॉड डिवीजन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वरना चैप्टर बहुत बड़ा है भाई ये। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तीसरी चीज क्या करेंगे सर? एटॉमिक मॉडल्स को समझेंगे। चौथी चीज क्या करेंगे सर? एटॉमिक मॉडल जब हम समझ जाएंगे तो उसके बाद हम कुछ भी ले लो, फोटो इलेक्ट्रिक, डी ब्रोगली ले लो, क्योंकि एटॉमिक मॉडल में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आप फोटो इलेक्ट्रिक भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले लो,
क्योंकि एटॉमिक मॉडल मैंने बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, है ना। इसमें जब मैं आपको बोहर का मॉडल पढ़ाऊंगा तो उसमें ही उसके पहले ही 4 बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे। ये तो एटॉमिक मॉडल पूरा अपने आप में एक चैप्टर टाइप का है अगर इन डेप्थ पढ़ने जाते हो, और वहाँ इन डेप्थ ही हम पढ़ने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चौथा है। फिर उसके बाद हम डी ब्रोगली पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर, और डी ब्रोगली के बाद हम हाइजेनबर्ग पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन टॉपिक्स की तो भाई फील नहीं लेंगे, है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये बहुत जगह आपको मतलब ये रटने टाइप के हो जाते हैं, बट हम अच्छे से इनको समझेंगे एकदम फील के साथ एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिलेट नहीं कर पाओगे अगर आपको ढंग से बताया ना जाए, है ना, क्योंकि होते ही नहीं है भाई। 7वीं चीज़ हम पढ़ेंगे मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। नहीं, उससे पहले भी एक चीज़ पढ़ लेंगे, इससे पहले हम सोडिंजर कर लेंगे। चलो, तो आप सोडिंजर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो। चलो हम ऐसा करते हैं, पहले सोडिंजर ही कर लेते हैं। बोलते सोडिंजर है, लेकिन नाम को अगर याद रखना है तो स्क्रोडिंजर ऐसे करके नाम में रखना, है ना। तो SCHRO स्क्रोडिंजर, तो वो हो गया। पढ़ते प्रोनाउन सो ही होगा, सोडिंजर वेव इक्वेशन, लेकिन नाम ध्यान में रखना है तो ऐसे स्क्रोडिंजर करके हम पढ़ सकते हैं इसको। 8वीं चीज़ जो है फिर मॉडर्न क्वांटम थ्योरी बताऊंगा, जिसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी। ये भी अपने आप में एक चैप्टर टाइप का ही है, चाहो तो इस चैप्टर को आप डिवाइड भी कर सकते थे। एटलीस्ट ये चैप्टर इतना तो डिजर्व करता है कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी को अलग पढ़ लिया जाए, बिल्कुल करता है। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी एक अलग टाइप का ही चैप्टर है, बिल्कुल अलग है ना। मतलब आपको वो 3rd चैप्टर की तरफ ले जाता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला। इसलिए मैं जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बढ़ाता हूँ या उसको शुरू करता हूँ तो वहाँ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ज़रूर इंट्रोड्यूस करता हूँ। लोगों ने मॉडर्न क्वांटम थ्योरी पढ़ी नहीं है, वो 3rd चैप्टर में कूद गए हैं, उनको ऑब्वियसली समझ में नहीं आने वाला। तो अपन क्या करते हैं, अपन वहाँ भी मॉडर्न क्वांटम से ही उठाते हैं, है ना। यहाँ पढ़ा है नहीं पढ़ा है नो मैटर, 3rd चैप्टर में भी हम मॉडर्न क्वांटम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन बहुत हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखो भाई, इसमें इंट्रोडक्शन हम कहाँ से उठाएंगे। ऑब्वियसली बात है, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन तो सब चीज़ NCERT बेस्ड नहीं होती, कुछ चीज़ें बाहर की भी जाननी पड़ती हैं। बट मैं आपको बेसिक का कोई फंडा नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। बेसिक का कोई फंडा नहीं है, सीधे आप टॉपिक 1 से शुरू कर सकते हो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हर चीज़ NCERT से नहीं उठाई जा सकती, कुछ चीज़ें बाहर की आएंगी जो मैं बताऊँगा। बट जो चीज़ NCERT में है वो तो क्लियर होनी चाहिए ना आपके सामने, कि मैं NCERT पढ़ूँ और आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये दिया है ना। तो एक बार NCERT ले लेते हैं। है ना भाई, NCERT को ज़रूर यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब NCERT में चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बट उससे पहले देखते हैं टॉपिक 1, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं अपने, उनकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई है। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, क्यों है, कैसे हैं, उसको भी समझेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। NCERT में आते हैं, देखो NCERT के सबसे पहले पेज में अगर हम आते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो इंट्रोडक्शन वाला पन्ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला पन्ना जो है,
जो इसी भी एनसीईआरटी आपके पास है, इसमें सबसे पहले अपने को देता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज्ड वाले, है ना। तो इस पैराग्राफ में एक सेंटेंस आप देख लो, द वर्ड एटम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे पर दिया है 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जिसमें ये बोलता है इन 1808 हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. Dalton's atomic theory was unable to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion, है ना, very successfully. However, it failed to explain the results of many experiments. For example, it was known that many substances like glass or ebonite when rubbed with silk or fur get electrically charged. तो यहाँ पर है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। इसको बहुत लोग पहले चैप्टर में कवर करा देते हैं, बहुत दूसरे में कवर कराते हैं। हम जितना एनसीईआरटी में दिया है उसको तो हर चैप्टर में कवर करते ही करते हैं भाई। अगर हमने पहले चैप्टर में कवर कर भी दिया है तो यहाँ पर भी हम जो है एनसीईआरटी में दिया है तो इसलिए कवर तो करेंगे ही करेंगे। तो देखो बात क्या है, असल में बात कुछ ऐसी है, कि ये बोलता है कि ये जो वर्ड है एटम, ये किसने दिया, ये डाल्टन ने एक्चुअली दिया नहीं, पर ऐसा बोला जाता है अपनी केमिस्ट्री की भाषा में भी कि ये एटम को फर्स्ट प्रपोज करने वाला कौन था, डाल्टन था, है ना। डाल्टन कैसे था, पेपर वर्क के हिसाब से तो डाल्टन ही था, तो हम डाल्टन ही ले लेते हैं, है ना। एक्चुअली ये एटम का बहुत बड़ा सा लफड़ा है। ये पहले इंडियन फिलोसोफर की भी इसमें बात करी जाती है ना। महर्षि का आनंद पकुता कहते हैं ना, ये इंडियन फिलोसोफर की भी हम इनमें बात करते हैं। और एक ग्रीक में भी फिलोसोफर थे तो वो भी पहले ही एटम नाम दे के चले गए थे। ऐसा ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं जो कि ठीक है, बट अपने को क्या दे रहा है, अपने को एनसीईआरटी या अपने सिलेबस का बस इतना सा ही पोर्शन देता है कि एटम जो शब्द है वो डाल्टन ने दिया या डाल्टन ने इंट्रोड्यूस कराया, तो हम यही मानते हैं, है ना भाई। तो डाल्टन ने एटम के बारे में बताया और क्या कहा इसने कहा कि ये जो वर्ड है एटम, ये लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड क्या सर, एटोमियो मतलब क्या होता है सर, एटोमियो मतलब देखो, ए मतलब अगर आप हिंदी में देखोगे तो 9 होता है, 9, या फिर मतलब ए मतलब होता है है ना। इस तरीके से अगर प्रोनाउंस करोगे तो यहाँ पर नंग समास लगता है। अब हिंदी में घुस गए हम, है ना। तो कौन सा समास लगता है, क्या लगता है वो नहीं देखना, नंग समास लगेगा और उसका मतलब होता है नहीं। कौन सा समास लगेगा, नंग समास लगेगा और उसका मतलब होता है नहीं। तो उसका मतलब क्या है, नहीं। कुल मिला के इसका मतलब क्या है, ए का नहीं भाई। तो नहीं क्या, टोमियो मतलब होता है कटेबल या फिर कटेबल, तो अनकटेबल। तो एटम जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटोमियो से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या फिर नॉन डिविजिबल इसको कहा जाता है ना। अनकटेबल या फिर नॉन डिविजिबल इसको कहा जाता है ना, अनकटेबल या नॉन डिविजन। तो एटम वो है भाई मैटर का हिस्सा। डाल्टन ने कहा कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है एटम, है ना। अगर ये कोई आपने मैटर का पीस लिया है, ये कोई अगर अपना मैटर है तो छोटे छोटे इसमें क्या होंगे, छोटे इसमें क्या होंगे, इस तरीके से एटम्स होंगे, इनसे मिलके ये बना है। और एटम जो है वो अनकटेबल है, तो इसको डिस्क्राइब करते हुए, है ना, कि एटम अनकटेबल पार्ट है, नॉन डिविजिबल पार्ट है। डाल्टन ने क्या करा भाई, डाल्टन ने इस सभी चीज़ों को समझाने के लिए अपनी एक थ्योरी दी थी, है ना। इस सारी चीज़ को समझाने के लिए एक टीचर था एक स्कूल में, तो इसने 1808 में अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसको हम बोलते हैं प्यार से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसको बोला जाता है ना। डाल्टन्स एटॉमिक
थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इसने ये सारी चीज़ें हमको बताई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत हो गई भाई। दिक्कत क्या हुई कि ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत सारी चीज़ों पे सेटिस्फाई नहीं बैठी। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत सारी चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। अब वो कौन कौन सी चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, आओ देखते हैं, है ना। वो कौन कौन सी चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, वेट अ मिनट, हाँ। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो किन किन चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, अभी अभी मैंने पढ़ के सुनाया एनसीईआरटी में आपको, है ना। पहली पेज ही का मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ, पहली ही पेज का मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ। वो क्या है कि ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ये किन किन चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तो लगभग आप इसमें देखोगे तो 3 चीज़ें ऐसी टोटल अपने को बताता है ना, जहाँ पर ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी। जो 3 बेसिक सी लॉज हम पढ़ते हैं, पहली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि उस टाइम पे फेमस लॉज थी, उनको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ये अल्फा नहीं है, ठीक है, नहीं कर पाया। दूसरा, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर जिसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं, उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और एट लास्ट ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। देखो दिक्कतें क्या ही होंगी, हम लगभग अगर समझने की कोशिश करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में वो मास के कंजर्वेशन की बात करता है, और एक एटम का जो मास है ना, वो उसके प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें पता नहीं थी, तो यहाँ दिक्कत आई हो सकती है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो कोई भी जो स्पीशी है ना, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, हम वैलेंसी के बारे में जानते हैं, और वैलेंसी हम वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से निकालते हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया होगा। और तीसरी चीज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के एग्जांपल तो हम पहले भी देख ही चुके हैं पहले चैप्टर में, है ना। तो ये इस टाइप की चीज़ें एनसीईआरटी में दिया नहीं, कहीं पूछेगा नहीं, बट हाँ एक आइडिया हम ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये फेल हुआ होगा इसको एक्सप्लेन करने में, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने आपको बताया कि एटम का तो कोई मास इलेक्ट्रॉन की वजह से भी नहीं है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। तो वहाँ दिक्कत आई होगी, है ना, कि आपने प्रोटॉन कितने लिए, आपने न्यूट्रॉन कितने लिए, उसका नंबर में दिक्कत आई होगी, क्योंकि उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन का पता होना ज़रूरी है फॉर ऑब्वियस रीज़न। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपका क्या है, वैलेंसी कंबाइनिंग फैक्टर है। तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता नहीं था, आपने बस एटम को अनकटेबल बता दिया, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और सिमिलरली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। जैसे N2O है, N2O2 है, N2O3 है, तो ये कंबाइनिंग में इस तरीके की अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। बार N2 के साथ OE आया, फिर O2 आया, फिर O3 आया, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने माइक्रो लेवल पे ही जा रहा था। तो इसलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसमें एनसीईआरटी अपने को एग्जाम्पल देती है, ये फिजिक्स का पॉपुलर एग्जाम्पल है बहुत, हम फिजिक्स में बहुत बार पढ़ते हैं। देखो पहले ही पेज में एनसीईआरटी में कहाँ पर दिया है, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज नोन डेट सब्सटेंसेस लाइक ग्लास और एबोनाइट व्हेन रब्ड विथ सिल्क और फर। तो फिजिक्स में तो अपने को आना ही है। अपन बात क्या है इसमें असल में, जब हमने ये 10th फिजिक्स में भी पढ़ा होता है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लोथ, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब करते हो तो उसमें एक चार्ज एक्वायर हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ग्लास रॉड में एक चार्ज एक्वायर हो जाता है, वो चार्ज हो जाती है। अब सवाल यह आया, ये चार्ज क्यों हुई,
इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझो, जब हमें ठंडा लगता है तो हम अपने हाथों को इस तरीके से रब करते हैं, हमारे हाथ चार्ज हो जाते हैं, हमारे हाथों में एक गर्मी आने लगती है। क्यों आती है? फ्रिक्शन की वजह से। बहुत बढ़िया। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है? यहाँ तो चार्ज आ जा रहा है। हमने कहा हमारे हाथों में तो सिर्फ गर्मी आ रही है, इधर तो चार्ज भी आ जा रहा है। तो ये चार्ज क्यों आ रहा है? क्या ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन डाल्टन ने तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं, है ना। डाल्टन ने तो सिर्फ क्या कहा? एटम है और एटम भी अनकटेबल है, अनडिविजिबल है। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो डिविजिबल है। कैसे पता चला? क्योंकि डाल्टन की थ्योरी इन तीनों लॉज पे नहीं बैठ रही थी, है ना। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पे भी वो फेल कर जा रही थी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे थे जिन पे डाल्टन की थ्योरी बिल्कुल ही नहीं बैठ रही थी। और जब हमने ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब किया, फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट ये ले लो, तो इसमें एक चार्ज एक्वायर हुआ। तो क्या हुआ होगा मैं अगर आपको बताऊं, तो ये अगर मेरी ग्लास की एक रॉड है और ये अगर एक सिल्क का क्लॉथ है, तो क्या हुआ होगा भाई? आप देखो, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है ऑफ प्रोटॉन और उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों सर ऐसा? क्योंकि एक न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो आपको पता होगा, है ना। लिख भी देता हूं मैं। न्यूट्रल बॉडी, एक बॉडी न्यूट्रल कब होती है? जब प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो जाता है। तो ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है फॉर अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो जब हमने इसको रब किया है तो इसमें चार्ज कैसे आ रहा होगा? चार्ज कैसे आ रहा होगा? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो रही है ग्लास रॉड, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो जा रहे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जा रहे होंगे। तो इसमें अब आप देखो ना, पहले क्या था? मान लो ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है अपना, ठीक है, मान लो क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ जब हमने इसको रब करा, तो क्या हुआ? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है कितना है? 1 2 3 4 5 6। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की था 1 2 3 4 5 6। क्यों था सर ऐसा? न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन जितने थे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना था, उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी था, यानी कि नेगेटिव चार्ज। जब हमने इसको रब करा तो क्या हुआ कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और वो इसमें चले जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो ये कैसा हो गया सर? ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो आप ध्यान से देखो, इसमें पहले कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है। तो अब आपके पास टोटल कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे कि नहीं? हाँ सर, अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। प्रोटॉन्स पहले कितने थे? 6 प्रोटॉन्स थे। जितने इलेक्ट्रॉन थे पहले उतने ही प्रोटॉन भी थे। प्रोटॉन निकाले कितने? 0 प्रोटॉन्स हमने निकाले हैं। 0 प्रोटॉन्स हमने निकाले हैं, तो टोटल प्रोटॉन कितने बचे? 6 प्रोटॉन्स बचे। तो अब देखो, पहले 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए 6 नेगेटिव चार्ज था, तो चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा था। लेकिन अब क्या सिनेरियो है कि 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए सिर्फ 4 ही नेगेटिव चार्ज है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पास 2 पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, 2 प्लस चार्ज बच रहा है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले और 6 ही प्रोटॉन थे। लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके इसमें ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे और 6 प्रोटॉन बच गए। तो देखो, ये जो 4 प्रोटॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये जो 2 प्रोटॉन बचे, ये इसमें क्या एक्वायर कराएंगे? ये इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कराएंगे। ये इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कराएंगे। सिमिलरली इसमें जितने अपने पास प्लस चार्ज हैं, कितने हैं? 5 हैं। ये 5 प्लस चार्ज इस 5 माइनस चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये जो 2 नेगेटिव चार्ज बचे, ये इसमें नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कराएंगे। तो ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन इस चीज को तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? इट इज़ वेरी सिंपल। क्योंकि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? वो एटम पे बेस्ड थी। उसने एटम को अनकटेबल, अनडिविजिबल बताया था। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है? जब एटम ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, जब एटम के पास कोई चार्ज ही नहीं है। अब डाल्टन ने तो क्या कहा था कि एटम के पास कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं कहा था उसने? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितना प्लस, मान लो 2 प्लस है तो 2 ही माइनस भी होगा, है ना। प्लस अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के। अगर 4 माइनस है तो 4 ही प्लस भी प्रेजेंट होगा, है ना। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन डाल्टन ने यही बताया था कि एटम जो है वो कैसा है?
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहा उसने, क्या कहा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डाल्टन ने कहा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा वो क्यों कहा, क्योंकि उसको तो चार्ज दिखा नहीं। उसको चार्ज क्यों नहीं दिखा, क्योंकि जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन भी था उसमें, उसको पता कैसे चलेगा। ले तो बाद में स्टडी करी तो पता चला कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तब इसमें चार्ज आ रहा है भाई, है ना। तो ये वाली इसमें बात थी। आई होप अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम से आ गई होंगी, नहीं भी है तो मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको आ जाए चीज़ें। एक दो बार और देखोगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी, है ना। ये हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, चार्ज आना ग्लास रॉड में क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। इसका मतलब और भी कुछ बचा था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इनकम्प्लीट थी। ठीक है, इसको डाउन डाउन करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, है ना। इतनी चीज़ें हमने लिख दी हैं, अच्छा खासा बेसिक अपना प्रिपेयर कर दिया है अपन ने एनसीईआरटी से भी, और इसके आगे भी जल्दी जल्दी अब लिखते जाओ, है ना। बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाह रहा, बट बहुत कम टाइम भी नहीं लेना चाह रहा, है ना। जितना है उतना हम देंगे टाइम। देयर आर मैनी सब एटॉमिक particles inside the atom like electron, proton, neutron, positron and meson. There are many subatomic particles inside the atom like electron, proton, neutron, positron and meson. ऐसे ही चलते रहते हैं, है ना। लगभग 35 ऐसे कुछ होते हैं, बहुत सारे होते हैं यार, डिस्कवर होने में ये चीज़ें, है ना। साइंस अभी उतनी डेवलप ही कहाँ हुई है। लिखना आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसीडर्ड as fundamental particles, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का दर्जा देते हैं। फंडामेंटल्स पार्टिकल्स का दर्जा देते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स का सीधा सीधा मतलब ये हो गया भाई, फंडामेंटल पार्टिकल का सीधा सीधा मतलब हो गया कि ये तीन कौन कौन से सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हर मैटर या फिर हर छोटी से छोटी चीज में प्रेजेंट होंगे। हर मैटर में, हर छोटी से छोटी चीज में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये हर मैटर में प्रेजेंट होंगे, हर छोटी से छोटी चीज़ में प्रेजेंट होने वाले हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब ये है। हो सकता है उसमें प्रोजेट्रॉन ना हो सकता है उसमें मीजॉन ना हो, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई भी दो राय शक की बात नहीं है। ठीक है भाई, तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं और कुछ दिया है तो। ये तो हो गया होगा। अब सेकंड पेज में आना है एनसीईआरटी का। यहाँ पर दिया है डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल, और एक ही चीज़ यहाँ से काम की है, लाइक, रिपल, लाइक एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है, क्यों है, मैं बताता हूँ। ये चीज़ें लोग छोड़ देते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, है ना। तो अब आप डाल सकते हो क्या, तो एक बड़ी सी टॉपिक हो गई है ना। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ने ले लिया है। अब एक छोटी सी हेडिंग और डाल लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भाई, है ना।
डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने को, मैंने कहा ना, हमको सिर्फ क्या पढ़ना है सब एटॉमिक में भी, फंडामेंटल जो है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स सिर्फ 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक कहा मैंने? हाँ सर ठीक कहा आपने। अब देखो, पहले एक टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल है, ठीक है। ये टेबल मैं बार बार रिपीट भी करूँगा ताकि आपको याद भी हो जाए, बट बात तो यही है ना, अगर हो सके तो इसको याद कर लेना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना आपको बाद में अच्छा लगेगा, अभी नहीं, साल के अंत में अच्छा लगेगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम इनका मास और चार्ज लेते हैं, मास देन चार्ज, ठीक है, ठीक है सर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर मैं इसी kg को ग्राम में लिखना चाहूं तो क्या आपको आ जाएगा? नहीं आएगा तो देख लो सर। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 की पावर 1 2 3 0 है ना, तो 10 की पावर 3 ग्राम। हाँ सर, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना, देखो 1 किलोग्राम 10 की पावर 3 ग्राम, अपने को इतने से ही मतलब है। अगर आपको 1 ग्राम निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 किलोग्राम, है ना। नहीं पता है तो मोल कॉन्सेप्ट में शायद मैंने बताया, देख लेना। तो हमको यहाँ किलोग्राम में दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 10 की पावर -31 है, प्लस 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो 10 की पावर -28 ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जितनी बड़ी यूनिट होती है उतनी छोटी होती है। मतलब 10 की पावर -28 आ रहा है तो ये मत सोचना कि सर ये जो किलोग्राम है तो किलोग्राम से बड़ा आ रहा है, वो एक्चुअली छोटा आ रहा है, क्योंकि माइनस में अगर 31 है और माइनस में 30 है तो माइनस का 30 बड़ा होगा ना, है ना। और किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है, जितनी बड़ी यूनिट होती है उतना छोटा मैग्नीट्यूड आता है। ग्राम एक छोटी यूनिट है, तो ये छोटी यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा, है ना। मतलब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 1000 ग्राम कोई चीज़ है तो ग्राम में कितनी हो जाएगी? 1000 ग्राम हो जाएगी। देखो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है 1000 का। किलोग्राम में वो सिर्फ 1 किलोग्राम होगी, मैग्नीट्यूड छोटा है। क्यों? क्योंकि यूनिट बड़ी है ना। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो पता जरूर होनी चाहिए। तो ग्राम का कन्वर्जन है, नहीं आता है तो यहाँ पर दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेना, है ना। इतना टाइम आप नहीं दे सकते बार बार चीज़ों को। एक बार लेक्चर कंप्लीट करो, कहीं से देख लो, कहीं सीखो इन चीज़ों को, है ना, वरना बहुत दिक्कत करेंगे भाई। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर -24 ग्राम, आपकी मर्जी है भाई। और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है, 1.66 10 की पावर -27 kg। भाई चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है +E, जहाँ E क्या है असल में समझो। E जो है ये बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज होता है। E इज बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। E कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, E इज जस्ट बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। और ये जो E है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो +E का है। +E का मतलब सर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -E का है। -E का सर मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए E के आगे माइनस आया। और E की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस है तो इसके आगे माइनस लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा सर? वो होने वाला है भाई अपना, यहाँ पर अब जाते हैं प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो E ही होगा, लेकिन प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव है तो ये +E हो जाएगा, है ना। और E की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ही है।
और ये पॉजिटिव में हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको, न्यूट्रल होता है ये, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है भाई, है ना। तो जीरो इस पे चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक अच्छी सी टेबल है, जितना जल्दी हो सके उतना याद कर ले, ठीक है। आई गेस कि यहाँ से जो वीडियो है थोड़ा सा ज़्यादा ना चमके, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, एक्सपोजर है ना। तो अब ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी में हमने इतनी चीज़ें देख ली हैं। अब हमने चार्ज के बारे में भी इनके जान लिया है, बहुत बढ़िया सर। अब एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए कि लाइक और लाइक रिपेल करते हैं, और लाइक के साथ अगर अनलाइक आएगा तो वो अट्रैक्ट करता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है सर, बच्चे भी जानते हैं, 7th क्लास से पढ़ते आते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह है कि लोग अब इसमें रे को भी रटने लगते हैं, है ना। मैं कहूँगा कि परफोरेटेड एनोड से या फिर कैथोड से जब रे ओरिजिनेट हो रही है तो वो इधर की तरफ जा रही है, लोग उसको रटते हैं कि ये इधर से इधर को जा रही है, इधर से इधर को जा रही है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये लगाओ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, है ना। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, लाइक मतलब अगर प्लस के साथ प्लस को ला रहे हो तो क्या करेगा, प्लस के साथ माइनस के साथ माइनस को ला रहे हो तो क्या करेगा, प्लस के साथ माइनस या फिर माइनस के साथ प्लस को ला रहे हो तो क्या करेगा, ये बताओ। देखो प्लस प्लस लाइक है रिपेल, देखो माइनस माइनस लाइक है रिपेल, देखो प्लस माइनस अनलाइक है अट्रैक्ट। बात खत्म, देख लो, है ना। करो भाई, अब फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वाइम वेस्ट करते नहीं है अपना, है ना। थोड़ा सा लाइट चल रहा है मारकर। अब अगेन एनसीईआरटी में आओ एक बार, क्या बोल रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, क्या बोल रहा है। इन 1830 माइकल फैराडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrodes. He formulated certain laws which you will study in class 12th. तो भाई फैराडे की लॉज तो पढ़नी पड़ती हैं, है ना, देख लेंगे। फिलहाल देखो ये बोल क्या रहा है, टॉपिक है 2.1.1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है इन 1830 माइकल फैराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। माइकल फैराडे ने क्या दिखाया 1830 में कि अगर आप एक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सर, जो पानी में जाके आयंस रिलीज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो पानी में जाके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो इलेक्ट्रोलाइट हैं। अगर वो बोलता है फैराडे 1830 में कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, है ना, showed if electricity is passed through and solution of electrolyte, chemical reaction occurred at electrodes। तो इलेक्ट्रोड्स पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, ये बहुत खतरनाक टॉपिक। इलेक्ट्रोड्स में अगले साल की बात है, फिलहाल थोड़ा सा समझो कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पानी में जाके अपने आयंस को रिलीज करे, है ना। जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाएगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। चीनी एक इलेक्ट्रोलाइट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H2O11 सुक्रोज, है ना। तो चीनी एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना समझो कि जो पानी में जाके आयन रिलीज कर रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट है। माइकल फैराडे क्या दिखाता है 1830 में कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन बना दें, है ना, सॉल्यूशन मतलब उसने हमने आयन रिलीज करे होंगे सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन में फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं। कैसे कराओगे, इलेक्ट्रोड्स लगा के इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना हम, तो केमिकल रिएक्शन होंगी इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सरफेस एरियाज होते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है ना। तो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स पे ही होती हैं, विच रिजल्ट इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। बहुत सही बात है। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज विच यू विल स्टडी इन क्लास 12। दीज रिजल्टेड सजेस्टेड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसने हमें इलेक्ट्रिसिटी के नेचर के बारे में बताया। इन द मिड 1850s many scientists mainly Faraday began to study the electrical discharge in particularly evacuated tubes known as cathode ray discharge tubes। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो फिलहाल एनसीईआरटी का इतना ही आपका काम था। अब जो मैं बताऊंगा वो यहाँ से चलेगा, अपने नोट्स से चीज़ें चलेंगी। एनसीईआरटी की एक लास्ट बात हम लिख देते हैं, फैराडे वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसका क्रिस्प कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा। देखो, इन 1830 माइकल फैराडे नाम का लौंडा था, है ना भाई। क्या करता है ये, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट भाई, चश्मा भी पहन लेते हैं और इंक भी डाल देते हैं मार्कर, क्योंकि मेरा बहुत लाइट चल रहा है, दूसरे वाले में मैं उतना कंफर्टेबल रहता नहीं हूँ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं ना, ये फैराडे के बारे में बता रहा है। आगे चलोगे 12th में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे फैराडे केज, है ना, आजकल तो वो वायरल भी जा रहा है इंटरनेट में, रील वील उसकी फैराडे केज की। क्या करते हैं, फ़ोन के बाहर से एल्यूमिनियम का कवर लगा देते हैं, फिर फ़ोन में मिस कॉल मारते हैं, घंटी देते हैं तो नहीं जाती है ना। तो वो एग्जांपल किसका है, वो फैराडे केज का एग्जांपल है। तो यार इस टाइप की बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अपनी साइंस में, है ना, देखेंगे ही देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ फोकस करते हैं। इन 1830 माइकल फैराडे, क्या करता है ये बंदा, माइकल फैराडे बोलता है कि इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हो, कहाँ से कराते हो, इस तरीके से लिखाऊंगा ना कि चीज़ें कंफ्यूजिंग भी नहीं लगेंगी। देखो, थ्रो अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किससे पास कराते होगा, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से। सर अब इलेक्ट्रोलाइट समझाओ, मैंने कहा देख, जो चीज़ें टफ लग रही हैं वो साइड में लिख ले। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, विच ब्रेक डाउन्स, या फिर डिसोशिएट्स लिखते हैं ब्रेक डाउन को, विच डिसोशिएट्स बोले तो ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स आयन ऑन मेकिंग इट्स सॉल्यूशन। जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देख, NaCl है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, हम पानी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तू बता। हाँ सर होगा। अब C12H22O11 है, इसको अगर आप पानी में डालते हो तो ये शुगर है, तो क्या ये एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, सर नहीं होगा ये इलेक्ट्रोलाइट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली आयोनिक कंपाउंड्स, तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे जो अपने आयंस में टूटते हैं वही सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बचे कौन से सर, कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट छोड़ के एक छोटी सी लाइन है, लिख के इतना है। तो ये बात रही इलेक्ट्रोलाइट्स की, है ना। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम तो पढ़ रहे थे भाई फैराडे ने क्या कहा। फैराडे ने कहा कि अगर हम, माइकल फैराडे ने भाई कि 1830 में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं थ्रो एन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो बोलता है सर्टेन केमिकल रिएक्शंस will take place at इलेक्ट्रोड्स पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। अबे कह क्या रहा है समझ, तूने एक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बनाया, कुछ नहीं करा, नमक पानी बनाया,
है ना, नमक पानी बना दिया मैंने, क्या कहा, नमक एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या है, ये है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बोले तो NaCl प्लस पानी 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 पानी। तो तूने क्या करा, इसमें इलेक्ट्रोड्स डाले भाई। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करानी है तो कैसे कराते हैं, इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से कराते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स डाले, है ना। लो भाई, मज़ा तो आया ऐसा करने में। तो ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए। अब इसमें एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है। तो अपन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ये अपनी बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है, जहाँ लंबा वाला डंडा होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और जिस साइड छोटा वाला डंडा होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है। तो इस साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये एनोड है ना। अब ये एनोड भी डिपेंड करता है कौन सा आप सेल ले रहे हो, बट फिर भी हम ले लेते हैं ये एनोड है, और ये है कैथोड, है ना। आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना है, ये सब अगले साल आएगा। तो एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, हमेशा, ये ध्रुव सत्य है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा। तो कैथोड पे क्या बचा, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीडेशन को हम ऐसे भी बोलते हैं कि इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये सब रिडॉक्स रिएक्शन में देखोगे। बिल्कुल यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। बहुत से टीचर, बहुत से लोग यहाँ पर लिखा देते हैं चीज़ों को, पहले से लिखाना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। क्या होगा, एट द एंड आप कंफ्यूज हो गए। वो चीज़ आगे आनी है तो मैं यहाँ क्यों लिखाऊँ, वो आप बाद में रिलेट कर ही सकते हो, है ना। तो भाई क्या होगा बोल रहे, देखो, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स। अरे वाह, अरे वाह, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं, है ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स में होना शुरू होंगी। तो होगा क्या, डिपोजिशन होना शुरू होगा, डिपोजिशन शुरू होगा इन इलेक्ट्रोड्स। कुछ डिपोजिशन होना शुरू होगा इलेक्ट्रोड्स के अंदर, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज, वॉल्ट ब्रिज, बहुत सी चीज़ें हैं, बट अभी इतना ही आप समझो, है ना। डिपोजिशन होना शुरू होगा इलेक्ट्रोड्स के अंदर। एक इलेक्ट्रोड मोटा बनेगा, एक पतला बनेगा। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कराते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या कराते हैं, ये नेगेटिव वाला पार्ट बीच में रहता है, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव जो मेटल है ना वो इधर डाल देते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर है। ये मैं रेडॉक्स में आपको बताता हूँ, तो वहाँ आप देख लोगे, वहाँ से आप रिलेट कर जाओगे। फिलहाल इतना ही समझने की जरूरत है। डिपोजिशन होना शुरू होगा इलेक्ट्रोड्स के अंदर। तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको सर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है। ये हमको नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है। क्या बताता है सर, कि इलेक्ट्रिसिटी का आप देखो फ्लो कैसा है। यहीं से पता चला नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम क्या जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का जो कन्वेंशन है वो हमने क्या लिया है कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बहती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके के नेचर के बारे में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सी चीजें पता लगा ली। और यही चीज अगर आपको याद है तो मैंने कुछ देर पहले आपको लिखाई, लाइक और लाइक रिपल करते हैं, लाइक अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। यही चीज तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी है कि इलेक्ट्रिसिटी मिलके किससे बनी है, चार्ज से मिलके ही तो बनी है ना। चार्ज से ही मिलके बनी है। तो अगर आप देखो दो चीजें आपके पास,
यहाँ से मैं आपको बताता हूँ मेन कंक्लूजन क्या है, पहले इसको कर लेंगे, है ना, हो गया। तो यहाँ से मेन चीज़ क्या है भाई, ये देखो अपने पास क्या है, एनोड और कैथोड है, बस इतना ही समझते हैं पहले। ये कंपलसरी नहीं है कि एनोड में पॉजिटिव ही होगा कैथोड में नेगेटिव ही होगा, ये हमें कतई कंपलसरी नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस टर्मिनल से बैटरी के एनोड या कैथोड को जोड़ा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से एनोड को जोड़ा है, तो एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मेरा एनोड जो है, यहाँ पर जो मेरा एनोड है वो कैसा है, वो है सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या गुरुजी, अब अगर पॉजिटिव है तो एनोड पॉजिटिव है तो कहाँ को जाना प्रेफर करेगा, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। ये माइनस से बोलेगा चल निकल, और सॉरी प्लस से बोलेगा चल निकल, और माइनस को बोलेगा मैं तेरे पास अपने आप आ जाता हूँ। तो ये एनोड माइनस के पास जाना ही प्रेफर करेगा, माइनस के पास जाना ही प्रेफर करेगा। सिमिलरली यहाँ पर कैथोड नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस से बोलेगा आजा भाई आजा, और नेगेटिव से बोलेगा तुम दूर निकल, है ना। ये हमें नेचर के बारे में पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी किस दिशा से जा रही है, इस चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, है ना। बाकी जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये जो यहाँ लाइन लिखाई है इनका महत्व तो आपको इतना समझ में आएगा कि आपको उस वक्त मज़ा आएगा, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो एनसीईआरटी में था इसलिए कराना ही था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। है ना, अब जितनी भी डिस्कवरी है उनमें कुछ चीज़ें कॉमन है। एक इस तरीके की कैथोड रे ट्यूब बनाई है, इधर से हम हाई वोल्टेज देते हैं, इधर से वैक्यूम पंप की तरफ एक पाइप लगा देते हैं ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो, है ना। और एक पॉइंट होता है अपना कैथोड और एक होता है अपना एनोड, ये कॉमन है। अब ये सब करा क्यों है, अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए अबाउट गैसेस। गैसेस क्या पता होना चाहिए सर, गैसेस के बारे में पता होना चाहिए कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो वोल्टेज एंड, चलो इतना छोड़ो, इतना छोड़ो। गैसेस जो है वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, सीधी सी बात है सर। अगर गैसेस पुअर कंडक्टर नहीं होती तो हमको हमेशा झटका लगते रहता, हमारे तो आसपास इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही फ्लो कर रही है, गैसेस कंडक्ट नहीं कर रही हैं इसलिए हमको झटका नहीं लग रहा है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, सुनो प्लॉट ट्विस्ट। बट मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिख सकते हो, बट गुड कंडक्टर एट हाई वोल्टेज, देखो हाई वोल्टेज दी है ना, एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर कैसे करा सर, ये वैक्यूम से भाई, ये टू वैक्यूम पंप कराया ना, तो इसकी मदद से क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा 10⁻⁵ mm ऑफ Hg का लो प्रेशर क्रिएट होगा। देख लो, तो गुड कंडक्टर गैसेस को अगर बनाना है तो क्या करो, हाई वोल्टेज दे दो और लो प्रेशर कर दो, बात खत्म हो जाएगी। गैसेस अच्छे कंडक्टर बनने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बन जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। पहली डिस्कवरी यहां पर है भाई, डिस्कवरी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। अबे करी किसने सर? ये करी थी जे थॉमसन ने। सर हमें तो ये नाम याद नहीं होते साइंटिस्ट के ना। देखो कुछ नहीं करना, ट्रिक बताता हूँ साइंटिस्ट के नाम की। क्या है? ईंट पर नाचना है भाई तुमको। कहाँ नाचना है? ईंट पर। तो हम बोलेंगे ईंट पर नाच। क्या करेगा ईंट पर नाच के? देख, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, ई से क्या है? इलेक्ट्रॉन। उसको डिस्कवर किसने किया है? टॉमसन। टॉमसन, टॉ से क्या आ रहा है? टॉमसन। तो टॉमसन यानी थॉम्पसन वो कहना चाह रहा है, तोतला है ना बेचारा, तो थॉमसन। पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन चैडविक। समझ में आया? न्यूट्रॉन चौ से क्या आएगा? चैडविक, चैड बंदा था एकदम। पर पौ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड। तो ईंट पर नाच, ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर मतलब प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच नौ में से न्यूट्रॉन, चौ से चैडविक। ये इनके डिस्कवरर के नाम बताते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। अब शुरू करते हैं अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। चलिए।